नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। लगातार आ रही शिकायतों के बाद नियम विरुद्ध संचालित व मानकों को न पूरा करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। सीएम ने यहां पर कहा कि ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित किया जाए और उनके संचालकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाए। लगातार कई जगहों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे कॉलेज भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि इन कॉलेजों को भी चिन्हित किया जाए। जो भी शिकायतें इससे संबंधित की जा रही हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। इसी के साथ उन शिकायतों पर कार्रवाई भी की जाए जिससे छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। जाहिर तौर पर इन कॉलेजों को झांसे में फंसकर छात्रों का समय, पैसा और भविष्य सभी कुछ बर्बाद हो रहा है। इसके चलते प्रदेश के युवा खासा परेशान भी हो रहे हैं। लिहाजा इन पर शिकंजा कसने का निर्देश सीएम योगी की ओर से अधिकारियों को दिया गया है। आगरा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक होटल में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी सरकार में गुंडा टैक्स ऐसे लिया जाता था जैसे इनकम टैक्स लिया जाता हो। कहीं भी छोटी सी इंडस्ट्री लगी हो, वहीं गुंडा टैक्स लेने पहुंच जाते थे। सपा सरकार में व्यापारियों की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पीड़ा को किसी से अवगत करवा सके। उन्होंने आगे कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, भारत सभी क्षेत्रों में नंबर 1 के पोजीशन पर है। यादव जी से पूछिए, वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था, वो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक। कोशिश यही है कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे। चाहे वह हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, जिसका भी त्योहार है उसे शांतिपूर्ण ढंग से सब मनाने का काम करते हैं। उस पर हमले की कार्रवाई की गई थी। जो भी परिस्थितियां जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रहकर के जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव की कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की सभी विभागों के लिए बेहतर काम कर रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना अभी भी हाहाकार मचाए हुए है, लेकिन भारत में आज 0 पर है। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए भारत में आयुष्मान योजना के बारे में कहा कि ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। 1 करोड़ 18 लाख लोग हैं इसमें जिनका आयुष्मान कार्ड बनाना है। प्रदेश में 12 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी जानकारी दी कि 2030 तक सरकार ने बीड़ा उठाया है कि मलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना गरीब वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोग उपचार। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1.78 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगभग 7.5 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया कराना है। मोदी एवं योगी सरकार इस जन आरोग्य योजना को और सुगम और सरल बनाने की कोशिश में जुटी है ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवार इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए एक वेबसाइट मेरा pmjay.gov.in और टोल फ्री नंबर 1455 और टोल फ्री नंबर 1800 जारी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, सबको हमने अनुरोध किया है। लगातार मैं सबसे बात कर रहा हूं, कृपया मरीज को भगवान मान करके सेवा करें। ये मान कर चलें कि मरीज हमारे पास आया है, यदि हमारे संपर्क में आ गया, मेरी जानकारी में आ गया है, तो हमें इलाज इसी प्रकार करना है जिससे ईश्वर ने मुझे उसके पास भेजा है, हमारे पास भेजा है। हम उनकी सेवा करें, उन्हें संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार से मरीज को कोई असुविधा न हो, सरकार इसके लिए संकल्प होकर काम कर रही है प्रतिबद्धता के साथ, और इसमें आप सबके मदद और आशीर्वाद की आवश्यकता है।
इधर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का अंत इसलिए हुआ क्योंकि काशीराम के सपनों को कुचला गया और बाबा साहेब के सिद्धांतों को दबाया गया। जुगल किशोर ने आगे कहा कि आज दलित समाज के लोग अपने नए नेतृत्व की आस में टकटकी लगाकर बैठे हैं क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य सरकार में दलितों का बहुत सा काम हुआ है और बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बाबा साहेब के जन्म स्थान पर जाकर शपथ ली और कहा कि अगर बाबा साहेब ना होते तो चाय वाला कभी पीएम ना होता। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ है, अंत इसलिए हुआ कि मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को कुचला गया, बाबा साहब के मिशन पे कुठाराघात किया गया। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी धरातल पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की नारायणी नदी में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक नाव पलटने से 10 लोग डूब गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद 7 लोगों को बचा लिया गया जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 2 युवतियों और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सालिकपुर स्थित नारायणी नाव से होकर नदी पार कर रहा एक नाव अचानक यहां पर पलट गया। इस दौरान नाव के पलटने से यहां पर 10 लोग डूबे, 7 लोगों को बचाया गया, 3 की मौत हुई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये 7 लोग सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो लोग स्वस्थ हैं। लोग तीनों लोग के परिवार के साथ जो घटना है इसके दुख में हम परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपया आपदा राहत कोष से तीनों परिवार देने की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा का अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है वो द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि पहले राजस्थान तथा फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई वो सही कदम नहीं। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा, ये बड़ा सवाल है। ये मायावती का ट्वीट है जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी। मायावती ने यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटिशाह नमन। मां भारती के वीर सपूतों का बलिदान स्थल जलियांवाला बाग चिरकाल तक हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्र सेवा की ज्योति जागृत करता रहेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है और लिखा है कि अमर बलिदानियों को कोटिशाह नमन। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कन्नौज से है। सपा नेता के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर, यहां पर प्रशासन ने अवैध मार्केट को गिराया है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध मार्केट बनी थी। करोड़ों रुपए का अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है और यही कारण है कि इसे खाली करवाया गया। अन्य अवैध कब्जे भी चिन्हित किए जा रहे हैं, ये तहसीलदार का कहना है। तो करोड़ों रुपए का अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण हो रहा था, मंडी का निर्माण करवाया जा रहा था और सपा नेता ने ये मार्केट बनवाया था, ये जानकारी मिल रही है जिसे यहाँ पर ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया है। प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चला है। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सपा नेता के निर्माण पर यहाँ पर पीला पंजा चला है। दरअसल अवैध रूप से मार्केट का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। करोड़ों रुपए के अवैध कब्जे जो है यहाँ पर खाली करवाए गए हैं। सपा नेता रजनीकांत यादव ने ये मार्केट बनवाया था जिस पर ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। तो बुलडोजर यहाँ पर चला है प्रशासन का। हालांकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से इधर उधर अवैध निर्माण पर कार्रवाई
की जा रही है। उसका एक और नजारा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। कस्टम विभाग ने अपनी पैनी निगाह के चलते करोड़ों रुपए की गोल्ड तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया है। कस्टम की यूनिट ने मस्कट से आए हुए एक व्यक्ति को यहां पर हिरासत में लिया है। कस्टम विभाग को ये व्यक्ति जो है वो संदिग्ध लगा, जिसके बाद कस्टम विभाग ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर 1,68,48,648 रुपए का जो सोना है वो बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति की एयरपोर्ट के किसी कर्मचारी के साथ मिलीभगत थी। ये व्यक्ति सोने को बेहद शातिराना अंदाज में छुपाकर और उसकी पैकिंग कराकर उसे विदेश से लखनऊ एयरपोर्ट तक लाता था। पुरानी कहावत है कि बड़ा निवाला खा लेना चाहिए, लेकिन बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। शायद भोजपुरी से यहां पर सपा विधायक शहजुल इस्लाम पर यह बात पूरी तरह से सटीक बैठती है। सपा विधायक ने कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा था कि अगर सपा के खिलाफ कोई बोल निकलते हैं वो उनका जवाब गोलियों से देंगे। लेकिन सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बाबा का बुलडोजर चला। बरेली विकास प्राधिकरण के मुताबिक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप सरकारी जमीन पर बना था। शहजुल इस्लाम की मुसीबत यही नहीं खत्म हुई है। बरेली विकास प्राधिकरण ने शहजुल इस्लाम के रामपुर रोड स्थित ईंट भट्टे के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण के मुताबिक उसके अलावा उनके फार्म हाउस और उनके द्वारा निर्माण की गई 25 दुकानों को भी नोटिस भेजा गया है। प्राधिकरण ने विधायक शहजुल इस्लाम से जरूरी कागजात दिखाने की बात रखी है। अगर नक्शा पास नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे भारतीय अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के लंबुआ सुल्तानपुर विधानसभा सचिव सलमान जावेद राइन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। इस्तीफे में अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप लगे हैं। जावेद राइन जुल्म हो रहे हैं। देश से लेकर जिद सत्ता की मलाई करने वाले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। आजम खान के पूरे परिवार को जेल डाल दिया गया और नाहिद हसन को भी जेल भेजा गया। शहजुल इस्लाम का गिर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस्तीफे में लिखा कि जो कार्य नेता विधायकों को याद नहीं उठा सकता वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज उठाएगा। चुनाव नतीजे समाजवादी पार्टी पक्ष में न आने के बाद अखिलेश यादव अब अपने ही करीबियों के निशाने पर आ गए हैं। चाचा शिवपाल यादव के बाद आजम खान के प्रतिनिधि और शफीकुर रहमान के बयान ने अखिलेश यादव को सख्ते में डाल दिया है। हार के हताश से उबरने से पहले ही ऐसे नेताओं की बगावत सपा पर भारी पड़ने वाली है। 2024 तक संगठन और ऐसे मुस्लिम नेताओं को पार्टी में बनाए रखना अब अखिलेश के लिए दोहरी चुनौती है। फिलहाल मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश पर अनदेखी के आरोप लगाकर इस्तीफे देना शुरू कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में आकांक्षाओं के विपरीत नतीजे आने के बाद अब अखिलेश यादव के ऊपर दोहरी चुनौती है। कई ऐसे नेता हैं जो दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। पहले शिवपाल सिंह यादव और आजम खान के समर्थकों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है सुल्तानपुर के एक नेता ने इस्तीफा सौंपा है अखिलेश यादव को और साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से आजम खान की उपेक्षा हो रही है पार्टी में, क्योंकि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखा जा रहा था कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनके नेता प्रतिपक्ष न बनने और किसी भी तरह का पदाधिकारी न बनाए जाने के बाद इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। फिलहाल चुनाव परिणाम समाजवादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब संगठन को बचा के रखना और 2024 के परिणामों पर फोकस करना कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ डॉक्टर कदवई, जनता टीवी, लखनऊ। आगर मालवा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर में दर्शन किए हैं। नलखेड़ा ये पहुंचे थे। प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना भी की है।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि प्रीतम सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर मिलते रहते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर मिलते ही रहते हैं। अभी मिले हैं क्योंकि कोई भ्रष्टाचार भेद हो सकता है। देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल चलते हैं बीजेपी को छोड़कर, वो सारे के सारे तुष्टीकरण और केवल वोटों की राजनीति करते हैं। उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर अब तक केवल तुष्टीकरण किया है। आज केवल विकास की बात होती है। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इधर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बागी तेवर अपनाए विधायकों को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। माहरा का साफ कहना है कि विधायक है खुदा नहीं। उत्तराखंड प्रदेश में भले ही जनता ने कांग्रेस को दोबारा विपक्ष में बिठा दिया हो, लेकिन वही अब कांग्रेस के भीतर बगावत के सुर उठने लगे हैं। संगठन में नए नामों की घोषणा होने के बाद से ही विधायक मुखर होकर राष्ट्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने धामी जी का ये कहीं लिखित में मैंने कहीं नहीं देखा है, और ना मैंने उनकी कोई वीडियो देखी ऐसी जिसमें वो ये कह रहे हो कि मैं ये सुनी सुनाई बात मैंने भी सुनी। लेकिन मेरे को ये लगता है वो केवल हरीश के लिए नहीं है, वो करण मेहरा के लिए भी है, वो चुने हुए किसी भी प्रतिनिधि के लिए। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आऊं और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊं तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसके आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। देहरादून से अहम खबर है। धारचूला विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान। 2016 में छोड़ी थी सीट, फिर छोड़ सकता हूं, ये हरीश धामी का कहना है। सीएम धामी के लिए सीट छोड़ सकते हैं हरीश धामी। हरीश धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस में धामी समेत लगभग 1 दर्जन विधायक नाराज हैं। कांग्रेस से बगावत कर अलग दल बनाने की तैयारी भी नजर आ रही है। ये सत्यता तो मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी, बाकी हम लोग बैठेंगे तो उसमें तय करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुझे फिर सीट छोड़नी है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2014 में भी अपने क्षेत्र के हित के लिए सीट छोड़ी। अगर ऐसा कहीं पर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं इसको अपने लोगों के साथ बैठ के विचार। एक तरफ जहां नगर निगम द्वारा लगातार हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा शहर को चमकाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान हल्द्वानी के विकास कार्य के लिए 2000 करोड़ का तोहफा दिया था। अब ये पैसा जल्दी हल्द्वानी के विकास कार्य में लगेगा। नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए यूएसडीए और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बैठक की है। आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला यूएसडीए और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में यह बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
एक तरफ भीषण गर्मी का कहर, दूसरी तरफ पेयजल किल्लत। महीना अप्रैल का चल रहा है। आने वाले दिनों में पेयजल किल्लत की आशंका को देखते हुए पेयजल विभाग ने अगले 2 महीनों के लिए टैंकर और जेनसेट को किराए पर लिया है। टैंकरों की कमी ना हो इसे देखते हुए टेंडर भी निकाल दिए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। भीषण गर्मी के चलते शीतलाहट के प्लांट में भी कमी आ गई है। हल्द्वानी सर्किल के 4 डिवीजन में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रही कंपनियों की अब खैर नहीं। वन विभाग की तरफ से इन पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कंपनियां पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में फेंक रहे हैं। अब तक वन विभाग की ओर से 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है और सख्त हिदायत देते हुए नदियों में मलबा नहीं डालने के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।